घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरें गवाह होती हैं उन मौन अपराधों की जिन्हें हम अपनों की आंखों से तो छिपा लेते हैं, पर आत्मा से नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा हिसाब वही होता है जो हम खुद से नहीं कर पाते, लेकिन वक्त हर चीज का बड़ा सटीक हिसाब किताब करता है। भादों की पूर्णिमा आ रही थी और साथ में आ रहा था वो दिन जिसे नूतन ने सालों तक केवल एक रस्म समझकर देखा था। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था, बाहर भी और भीतर भी। कल भादों की पूर्णिमा है और 2 दिन बाद मम्मी जी का श्राद्ध वाला दिन है। सामान की लिस्ट बना दी है। आप ऑफिस से आते वक्त सारे सामान लेते आइएगा, या मैं तैयार रहूंगी, आप मोड़ पर पहुंचकर कॉल करिएगा तो दोनों साथ में चल के ले आएंगे। ये भी सही ही रहेगा। नूतन के पति महेंद्र ऑफिस से आने के लिए तैयार हो रहे थे और वो लगातार बिना कुछ सुने बड़बड़ाते जा रही थी। महेंद्र ने बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल से अपना लंच उठाया और दरवाजे से निकलने ही लगे तो नूतन ने उनका हाथ पकड़कर टोकते हुए कहा, ज्यादा जल्दी में है क्या? कब से बकबक किए जा रही हूँ, आप ना कुछ बोल रहे ना ही जवाब दे रहे हैं। अब महेंद्र ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जाने दो, मुझे देर हो रही है। तुम्हें भी इन बातों का जवाब पता है, फिर भी लगता है बहाना ढूंढती हो लड़ने का या घर में क्लेश करने का। अपने ऊपर आरोप सुनकर थोड़ा चौंकी नूतन और फिर बोली, समझी नहीं मैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे कितने बड़े हैं आपके शैलेंद्र भैया? लेकिन शैलेंद्र भैया ने नीलिमा भाभी के साथ जाकर सब खरीदारी कर ली है और हमारा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप दोनों की सोच देखकर लगता ही नहीं आप दोनों भाई हैं। और आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुलकर बताइए। अब महेंद्र को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपना लंच बॉक्स वापस रखा और बोलने लगे, हम दोनों भाई एक जैसे तो नहीं हैं। तुम्हें समझ में आ गया नूतन, पर तुमने ये देखा कि नीलिमा भाभी भी तुम्हारी जैसी नहीं है। उनका अधिकार है माँ का श्राद्ध करने का। मम्मी की कितनी सेवा की थी उन्होंने, तुमने क्या किया? एक बार भी नहीं कहा कि थोड़े दिन हम लोग रख लेते हैं। और तो और मैंने रखना भी चाहा तो तुमने मना कर दिया। चुपके से मुझे माँ से मिलना पड़ता था। बच्चों को भी तुमने मना कर दिया कि बीमारी लग जाएगी, छूना नहीं दादी को, जबकि लीवर की बीमारी छूत नहीं है। जब से पिताजी गुजर गए तब से तुमने माँ की दुर्दशा कर दी। भूला नहीं मैं वो दिन जब भाभी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो भी भाभी ने एक हाथ से किसी तरह करके कभी भैया तो कभी बच्चों ने मिलकर सब किया था, और हम तब भी दूर थे। जब माँ स्वस्थ थी तब भी घूमने आती थी तो तुम हम सबके लिए अलग पकवान और माँ को रूखा सूखा बनाकर दे देती थी। मैं खिलाता था अपने हिस्से से माँ को तो तुम पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। फिर माँ बोलती थी, मेरी वजह से तुम लोग घर का माहौल खराब मत करो, और वो चली जाती थी। नहीं भूल सकता इन बातों को। कुछ याद आया या और याद दिलाऊं? नूतन का सिर महेंद्र की बातों से अब दुखने लगा था। उसे लगा कि वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। वो सोफे पर निढाल सी बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। 5 मिनट के लिए जैसे बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब चुप्पी तोड़ते हुए महेंद्र बोले, ढोंग करने की जरूरत नहीं है नूतन। किसकी आंख में धूल झोंकना चाह रही हो? अकेले में बैठकर खुद से सवाल करना, माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया था और तुमने माँ के लिए क्या किया? जीते जी जब हम उनके सुख का कारण नहीं बन सके तो बाद में इन औपचारिकताओं का कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध कैसा? बोलते हुए लंच बॉक्स उठाकर महेंद्र दरवाजा पटक कर निकल गए। एकटक नूतन दरवाजे के सामने देखती रही। महेंद्र की कही बातें टीस से चुभ रही थीं उसे। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अदरक वाली चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखी और घूंट भरने लगी। टेबल के सामने ही उसकी सास भगवती जी की तस्वीर लगी हुई थी। चाय पीते पीते मानो पुराने दिनों में नूतन की सास जीवंत दिखने लगी। एक साथ कई बातें उसके जेहन में घूम रही थी। शुरू से ही मैं अपनी सुंदरता को लेकर घमंड में चूर रही। मायके में पैसे का अभाव था और ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस अपना दबदबा बनाने के लिए मैं सब पर एक छत्र राज करना चाहती थी ताकि अपनी मनमानी से जी सकूं। माँ जी स्वभाव से बहुत अच्छी और दयालु थीं, पर मैंने खुद से उन्हें
सिर्फ इसलिए दूर रखा था कि मुझे उनकी सेवा न करनी पड़े। मेरे बेटे अनिरुद्ध के जन्म पर भी माँ जी आई थी तो मुझे अपने घर के नियम कायदे बताना चाहती थी और मैं अपने मायके के नियम रिवाज से ही चलना चाहती थी। बेटी चेतना होने वाली थी तब भी मम्मी जी ने मेरी बहुत देख रेख की थी, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ एक काम वाली का दर्जा देती थी। प्रेम विवाह करके एक तरह से मैंने उनके बेटे को छीन लिया। मैं महेंद्र को हमेशा ब्लैकमेल करती रही और वो मजबूर होकर बच्चों परिवार की खातिर मुझे झेलते रहे। जब पापा जी थे और दोनों साथ आते थे हमारे घर, कभी ऐसा होता था कि सुबह जल्दी उठकर ये लोग अपनी दिनचर्या में लग जाते थे और पानी चलने की आवाज तक से मैं चिढ़कर बोलती थी, ये लोग तो नींद भी पूरी नहीं होने देते, जीना हराम कर देते हैं। मम्मी पापा चुप हो जाते थे और मेरा बेटा सब कुछ भांपने की कोशिश करता। जितनी बातें बेटे से बचाकर छिपाकर मैंने उसकी दादी के लिए की, उसने सारी बातें मेरे कठोर स्वभाव से समझ लीं। ऐसे ही मैं उनसे दूर होती चली गई और वो अपनी दादी के नजदीक होता गया। जो बर्ताव मैं करती थी माँ जी के साथ, अब वही मेरे बच्चे मेरे साथ करने लगे हैं। 2 साल से हैदराबाद में जॉब कर रहे दोनों बच्चे कितना बुलाती हूँ, आना ही नहीं चाहते। जैसे किसी त्योहार और अवसर पर मैं महेंद्र और बच्चों को रोक लेती थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे कर्म मुझे सूद समेत वापस मिल रहे हैं। हद तो तब हुई थी जब मम्मी जी यहाँ लीवर के इलाज के लिए आई और मैंने सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं रखूंगी। मुश्किल से मेरे पास 6 दिन रही और शरीर से कमजोर लाचार वो अपने देह पर ध्यान नहीं दे पाती थी। बाल नाखून कपड़े सब गंदे छोड़कर उन्हें घर के बाहर कुर्सी पर बिठाकर मैं घूमने निकल जाती थी सहेलियों के संग। एक दिन लौटकर घर आई तो देखा मेरी पड़ोसन सरिता भाभी उनके बालों में तेल लगाकर चोटी बना रही थी और नाखून काटकर नेल पॉलिश लगा दिया था। मम्मी जी मेरा गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर सहमी हुई सी थी। मैं नियंत्रण खो बैठी और अपनी गलती न देखकर सरिता भाभी पर चीखने लगी। सरिता भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? ये सब काम करके मुझे नीचा क्यों दिखाना चाह रही हैं? क्या मैं इनकी देखभाल नहीं करती? सरिता भाभी ने भी हिचकिचाते हुए कहा, ना ना नहीं नूतन, ऐसी बात नहीं है। आंटी जी ने नाखून काटने के लिए कहा था तो मैंने काट दिया और बाल रूखे हो रहे थे तो तेल लगा दिया। दिल पर क्यों ले रही हो तुम? जैसे ये तुम्हारी मम्मी जी हैं वैसे ही मेरे लिए हैं, बस इसलिए थोड़ा कर दिया। उस दिन मम्मी जी की नजरों में मैंने अपना डर देखा था। वो हाथों को छिपाते हुए मुझसे नजरें चुराने लगी थी। मुझ पर न जाने क्या पागलपन की धुन सवार थी। मैंने चीखते हुए कहा, इतना सेवा का शौक है ना तो अपने ही पास रख लो। अब सरिता भाभी चुपचाप अपने घर के अंदर जाकर बिना बोले दरवाजा बंद कर चुकी थी। सोचते सोचते नूतन कहीं खो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वर्तमान में जैसे लौटी हो वो, उसकी आंखें पश्चाताप से भीगी हुई थी। उसने दरवाजा खोला तो उसकी कामवाली राजो थी। राजो काम पर लग गई। तभी अनिरुद्ध का फोन आया। नूतन ने सोचा शायद वो दादी का श्राद्ध करने के लिए बोलेगा तो जल्दी से फोन उठाकर वो बोली, हाँ बेटा। फिर सारी बातें शुरू से आखिर तक नूतन ने बताई तो अनिरुद्ध बोला, जीते जी आपने दादी को इतनी तकलीफ दी माँ, वो आपके भोग को स्वीकार भी नहीं करेंगी। क्या फायदा, मरने के बाद लाख भोग बना कर दो। अगर आपको इतना ही बुरा लगा है मम्मी, तो बस आप दादी से उन दिनों अपने किए की माफी मांगिए और ये सब श्राद्ध व्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। एक खुशी की बात ये बतानी है कि मेरा एक बहुत अच्छी कंपनी में प्रमोशन हो गया है और दादी की पुण्यतिथि पर ही उस जॉब को ज्वाइन करना है। नूतन का मन सुनकर गदगद हो गया। उसने सासू माँ भगवती जी की तरफ आंखों में भरे आंसुओं सहित भर नजर देखा और अंदर ही अंदर बुदबुदाई, मम्मी जी मेरा बेटा मेरा होकर भी नहीं है, लेकिन पोता तो दिल से आपका ही है। अपना आशीर्वाद हमारे घर पर यूं ही बनाए रखिएगा। नूतन की आंखें अब आंसुओं से भीगी थीं, लेकिन ये केवल पश्चाताप के आंसू नहीं थे। ये एक माँ, एक बहू और एक इंसान के जागरण के आंसू थे। चाय के कप से उठती भाप अब बुझ चुकी थी। नूतन की सोच जैसे अतीत की गलियों से अब वर्तमान में लौट रही थी, लेकिन बीते दिनों की हर तरह हर उपेक्षा अब उसके जहन में घोंघे की तरह चिपकी हुई थी। उसी शाम नूतन ने एक निर्णय लिया। वो उठी और अपनी सास की तस्वीर को फूलों से सजाया। फिर उसने नीलिमा भाभी को फोन मिलाया। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे भी और मम्मी जी से भी। अगर हो सके तो कल आप आ जाइए।
मम्मी जी की श्राद्ध पूजा में आप जो भी ठीक समझें वो करें। मैं बस चाहती हूँ कि इस बार सब सच्चे मन से हो, औपचारिकता के लिए नहीं। उधर कुछ पल खामोशी रही, फिर नीलिमा की आवाज आई, बहुत देर हो गई नूतन, पर जो अब तुम कह रही हो शायद मम्मी जी वहीं से सुन रही हूँ। मैं आ जाऊंगी। श्राद्ध वाले दिन घर में पहली बार कोई बनावटीपन नहीं था। नीलिमा भाभी और शैलेंद्र भैया भी आए। महेंद्र अभी चुप थे, लेकिन नूतन की आंखों में सच्चा पश्चाताप देख चुके थे। नूतन ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अहंकार और कठोरता में खो दिया। मम्मी जी ने दिया, मैंने छीना। उन्होंने माफ किया और मैं सिर्फ शिकायत करती रही। आज मैं सबके सामने मम्मी जी से माफी मांगती हूँ, और अगर आप सब मेरा साथ दें तो मैं उनकी याद में हर साल इस दिन कुछ ऐसा करूँगी जिससे किसी बुजुर्ग माँ को सुकून मिले। मैं वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों को भोजन कराऊंगी। नूतन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात में जब वो भगवती जी की तस्वीर के सामने दिया जलाकर बैठी तो उसे लगा जैसे तस्वीर मुस्कुरा रही हो, जैसे उन्होंने उसे माफ कर दिया हो। उसी वक्त महेंद्र उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, शायद माँ आज सच में पहली बार इस घर में सुकून से बैठी होंगी। और नूतन ने हल्के स्वर में कहा, नहीं महेंद्र, वो तो हमेशा थी, बस अब हमने उन्हें महसूस करना सीखा है।